ये हरकत इतनी गैर तवक्का थी कि इन्हें तेज़ी से अलग होने का मौका भी न मिल सका। गासान नागवारी से मुड़कर देखने लगा जहाँ दरवाज़ों के बीचों बीच वो खड़ी थी, जिसे देखते गासान के चेहरे पर मज़ीद नागवारी छाई तो शानसे का चेहरा भी सपाट पड़ गया। रायना सिकंदर। गासान सिकंदर का दिल किया मेन गेट पर खड़े गार्ड का सर तोड़ दे, जिसने इसे अंदर आने की इजाज़त देकर इनका दिन बर्बाद कर डाला था। वो हो रोमांस हो रहा है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधती, गहरी नज़र दोनों पर डालती हुई बोली, हाँ कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश अभी भी कामयाब हो सकती है अगर तुम इस वक्त हम दोनों को तन्हा छोड़ दो। सर्द आवाज़ में कहता वो रुख वापस मोड़कर शानसे को अपने नज़दीक खींचता, अपने बाजुओं में भरता, एक हाथ से इसके बालों में लगा कैचर उतार के इसकी खुली आबशार में चेहरा छुपा गया तो रायना सिकंदर के सामने इसकी ऐसी हरकत पर शानसे की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पीले पड़े चेहरे से रायना की चेहरे पर नजर आता कहर देखने लगी। दरवाज़ा बंद करके जाना जाते हुए वो शानसे की गर्दन में मुंह छुपाए ही बोला तो रायना श्योर कैरी ऑन कहती जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद करती कमरे से निकल गई। दरवाज़ा मत लॉक करें, वो बौखलाकर कहती तेज़ी से दरवाज़ा बंद करती इसकी तरफ बढ़ी जब वो इसे बाजू से थामकर अपने करीब कर गया। भूल जाएं हम दोनों के सिवा कोई तीसरा भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि इस तीसरे की मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती। बाहर कल जाएंगे। अब इतनी हसीन बीवी को बाहों में देखते मेरा मूड बदल गया है। मायने खैस आवाज़ में कहते वो झुककर इसकी नाक पर लब रखता इसे एक झटके से बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ा तो वो बेचारी इसे रोकती ही रह गई, पर ऐसा कहाँ मुमकिन था। अब लाउंज में बैठी रायना सुलगती नजरें बेडरूम के बंद दरवाजे पर जमाए बैठी थी। रायना मेरी जान, तुम्हारी सोच तो ऐसी तंग नहीं थी, फिर अब ऐसा क्यों? फ़ोन से आती राबिया सिकंदर की आवाज़ पर रायना आंखें घुमा गई। आप मेरी बात नहीं समझ रही मॉम, आपको पूरी दुनिया में एक ही लड़की मिली थी क्या? वो धीमी आवाज़ में गरा रही थी, नजरें अभी तक बंद कमरे पर जमी थीं। क्या खामी है इस लड़की में? राबिया सिकंदर इसकी बहस से उकता चुकी थी। अब यही तो मसला है कि कोई खामी नहीं इस लड़की में। कोई घामड़ ही होगा जो ऐसी हसीन लड़की को पाकर पागल ना हो जाए। अगर गासान को इससे मोहब्बत हो गई तो इसे यही अंदेशा सताया जा रहा था। इतने साल तुम्हारे साथ रहकर तुमसे तो मोहब्बत नहीं कर सका, तो वो कल की आई लड़की क्या चीज़ है? मेरी एक मीटिंग है, बाद में बात करती हूँ, बाय। वो ताक करवर करती फ़ोन बंद कर गई, जबकि इनके तंज पर रायना फ़ोन की स्क्रीन को घूरती लब भींच कर रह गई। रायना नाम है मेरा, अपनी जगह तो इस 2 टक्के की लड़की को कभी नहीं लेने दूंगी। तनफ्फर से कहती वो तनफन करती वो गेस्ट रूम में बंद हुई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जोहा मुंह फुलाए बेड पर बैठी थी। पास ही सकीना इसका बैग पैक कर रही थी। जोहा बेबी इतनी सैड क्यों है? वो सकीना जलाल को सलाम करता बेड के पास पड़ी कुर्सी अपने नज़दीक खींचता जोहा से मुखातिब हुआ। जोहा बहुत सैड है हैंडसम डॉक्टर। वो यूं ही से झुकाए नाखून से बेड की चादर खुरचती बोली, जो अब्दुल्ला सिकंदर को इस कदर मुख्तसर बात पर हैरत हुई। वो तो हर बात का तफसीली जवाब दिया करती थी। क्यों सैड है जोहा? वो कुर्सी मज़ीद बैठ के करीब खिसका गया। जोहा बेबी आज अपने घर जा रही है ना, आज इसलिए। मुझे यहाँ से नहीं जाना डॉक्टर, मेरी आपो की भी शादी हो गई है, वो भी चली गई हैं। जोहा घर किसके साथ खेलेगी? इस बात पर अब्दुल्ला हैरत से उसे देखता सकीना जलाल की तरफ मुड़ा। ये क्या कह रही है आंटी? इसके सवाल पर सकीना जलाल नज़रें चुरा गईं। हाँ बेटा, आज घर जा रहे हैं चेकअप के लिए, उसे हर माह लाती रहूँगी। इनकी बात पर वो हैरान हुआ। लेकिन आप ऐसे कैसे ले जा सकती हैं? जो इलाज यहाँ हो रहा है वो घर पर नहीं हो सकता। आप मुझे असल वजह बताएं। अगर पैसों की बात है तो आप फिक्र मत करें। इसके हतमी लहजे पर वो गहरा सांस भर गई। बात ये नहीं है, जोहा का निकाह कर रही हूँ मैं, और साथ ही रुखसती भी। इसकी बात बम बनकर अब्दुल्ला सिकंदर के सर पर गिरी थी। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वो अभी बच्ची है और इसकी ज़हनी हालत से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। फिर भी उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसके होने वाले शौहर को हर पहलू से आगाह कर चुकी हूँ मैं। उसे कोई एतराज़ नहीं, इसका इलाज भी खुद करवा लेगा। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, बस इसे महफूज हाथों में सौंप कर मरना चाहती हूँ। वो हतमी अंदाज में कहती बैग की जिप बंद करती वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई ताकि डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर बनवा सके। रुक जाएं आंटी। वो जो उन्हें दरवाजे की तरफ बढ़ता देख रहा था एकदम होश आने पर इन्हें रोक गया। जी बेटा। वो मुड़ के सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी, जो अजीब सी कश्मकश में खड़ा था। फिर एकदम पुरसुकून हो गया, जैसे कोई फ़ैसला कर चुका हो। आप जोहा का निकाह जिस इंसान से करना चाह रही हैं, क्या वो मुझसे बेहतर है? इसके मुतवाज़न अंदाज में पूछे गए सवाल पर सकीना जलाल पहले नासमझी से इसे देखती रही, फिर सवाल समझ आते झट से नफ़ी में सर हिला गई। नहीं बेटा, आपका और इस इंसान का क्या मुकाबला? वो एक आम सा इंसान है हमारी तरह, और आप इतने बड़े काबिल डॉक्टर। इनकी बात पर वो सर हिलाता इनके करीब गया। मुझे जोहा अच्छी लगती है, इसे पसंद करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत जल्द पहले की तरह हो जाएगी। यकीन जाने वो खुद से बढ़कर ख्याल रखूँगा इसका। अगर आप इजाज़त दें तो अपने बड़े भाई को बुलवा लूँ? वो अदब से अपनी ख्वाहिश इनके आगे रखता इन्हें ज़िंदगी की नई नवीद सुना गया। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके बुलवा लो अपने घर वालों को, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशकिस्मती होगी। वो खुशी से लबरेज आवाज़ में कहती इसके सर पर हाथ फेर गई तो एक निगाह बेड पर बैठी जोहा पर डालते वो मोबाइल जेब से निकालता कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर वो गासान सिकंदर का नंबर मिला गया।
पहली बेल पर ही कॉल उठा ली गई थी। कैसे हो यार, आज कैसे याद आ गई तुम्हें बड़े भाई की? दूसरी तरफ से गाज़ान सिकंदर की खुशगवार आवाज़ सुनाई दी तो अब्दुल्ला सिकंदर आंखें मीच गया। क्या आप एक दिन के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं? बहुत ज़रूरी काम है मुझे। वो सीधा काम की बात पर आता हुआ बोला। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? इसकी आवाज़ से झलकती संजीदगी महसूस करता वो बेसाख्ता पूछ उठा। निकाह कर रहा हूँ मैं, मम्मी को ये सब नहीं बता रहा। वाहिद आप हैं, छोटे भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इत्तला कर दूँ। आपने तो शायद कभी मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझा, लेकिन मेरे लिए आप मेरे बाप की जगह पर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखकर यहाँ पे आ जाएंगे। कोशिश करिएगा कि कल रात तक यहाँ पहुँच जाएँ। अल्लाह हाफिज़। इसकी आवाज़ में संजीदगी महसूस करते गाज़ान सिकंदर गहरी सांस भरकर रह गया। वो जान गया था कि इसका भाई अब तक इससे नाराज़ है और इसकी वजह वो बाखूबी जानता था। मेरा शेर अभी तक नाराज़ है मुझसे, बस कर दो यार, और कितनी देर भाई से नाराज़ रहोगे? जानते हो ना तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। पिछले 1 माह से मुसलसल तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी ये कॉल नहीं उठाते। मैं कोई भी बात दोहराना नहीं चाहता। कोशिश करना आज रात तक यहाँ पहुँच जाएँ और भाभी को साथ लेकर आना। अल्लाह हाफिज़। हतमी अंदाज में कहते हुए वो कॉल बंद कर गया। इसे गाज़ान की दूसरी शादी के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। वो महज ही जानता था कि वो बिज़नेस के सिलसिले में शहर से बाहर है, लेकिन 1 माह पहले वो इत्तेफाक से रायना और राबिया सिकंदर की बातें सुन चुका था। वो नहीं मान सकता था कि इसके भाई ने ऐसी हरकत की हो, लेकिन पूरी सूरत हाल जान लेने के बाद इस बात पर मोहर लग चुकी थी। वो एक मैसेज करके गाज़ान पर अफसोस कर चुका था। गाज़ान इसके बाद मुसलसल उससे कॉल करता रहा, मगर अब्दुल्ला सिकंदर एक कॉल भी ना उठाई। गाज़ान को यकीन था वो जल्द ही अपने छोटे भाई को मना लेगा। अब्दुल्ला की कॉल के बाद वो ऑफिस से निकल आया ताकि वक्त पर घर पहुँच शानसे को इत्तला कर सके। अब्दुल्ला की कॉल के बाद वो ऑफिस से निकल आया ताकि वक्त पर घर पहुँचकर शानसे को इत्तला करते हुए पैकिंग वगैरह कर सके। वो घर पहुँचा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। इससे हैरत हुई क्योंकि शानसे शाम होती ही बाहर की सारी लाइट ऑन कर देती थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद देखते मज़ीद हैरत हुई, क्योंकि पिछले 3 माह से शानसे इसके घर आते ही एक अच्छी बीवी की तरह इसका इस्तकबाल में खड़ी हो जाया करती थी। रायना सिकंदर रात को ही जा चुकी थी वापस। बैग लाउंज में रखे वो बेडरूम की तरफ बढ़ गया। धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो दुश्मन जहाँ कंबल ओढ़े रुख मोड़े हुए लेटी थी। वो आवाज़ पैदा किए बगैर अलमारी से अपना ट्राउज़र शर्ट लेता बाथरूम में बंद हुआ तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर शानसे धीरे से आंखें खोल गई। वो आज वक्त से पहले घर आ जाएगा, शानसे को अंदाज़ा न था। वो कोई हरकत के बगैर निढाल सी पड़ी रही। उसकी तबीयत कुछ दिन से बहुत अजीब हो रही थी। इतनी बच्ची तो न थी जो अपने जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों को ना समझ सकती। पाने की उम्मीद लगी तो खोने का धड़का भी साथ लग गया। कैसी आजमाइश में डाल दिया था उसे उसकी माँ ने। सुबह से उपकाइयाँ कर करके वो निढाल हो चुकी थी। मज़ीद कसर टेंशन ने निकाल दी थी। असर पड़कर लेटी तो आंसू पर काबू ना रहा। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उठने का दिल ना किया तो आंखें बंद करके पड़ी रही। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होके आया और इसके पास ही बेड पर बैठ गया। हाथ बढ़ाकर इसके माथे पर रखते बुखार चेक किया, मगर इसका जिस्म ठंडा पड़ा था। शानी, उसकी आंखों के पपोटे सूजे देखकर वो बेचैन होता इसे पुकार उठा। इसकी फिक्र से भरपूर उसकी पुकार पर वो आंसू पर काबू पाती रुख मोड़कर तकिए में मुँह छुपा गई। उसकी हरकत पर उसे यकीन हो गया कि वो जाग रही है। वो परेशान होता उसके नज़दीक खिसका। शानी, आप जाग रही हैं? उसके पीछे नीम दराज होता वो उसे बाजू से थामकर उसका रुख अपनी तरफ कर गया। वो खुद पर बेकाबू उसके सीने में मुँह देती ऊंची आवाज़ में रोने लगी। उसे यूँ बुरी तरह रोते देखकर गाज़ान बौखला गया। क्या हुआ है मेरी जान, इस तरह क्यों रो रही हैं आप? सब ठीक तो है ना? वो इसकी पीठ सहलाता नरमी से पूछने लगा, मगर वो जवाब दिए बगैर रोती रही। रोना सिसकियों में बदला और सिसकियाँ हिचकियों में। वो चुपचाप इसका सर थपथपाता उसके माथे पर लप रखता उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा। आप बताएं क्या हुआ है? उसके दोबारा पूछने पर वो धीरे से सर उठाती अपनी भीगी आंखें इसकी शहद रंग आँखों में डाल गई तो गाज़ान सिकंदर का दिल भी धड़क उठा। हशर कर डाला है इन आँखों का आपने। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है आपके मामले में, इसलिए थोड़ा रहम करें मुझ पर। अफसोस से कहते वो झुककर इसके भीगे नैन अपने लबों से छूकर इन्हें मोतबर कर गया। बस सर में बहुत दर्द था, इसलिए रोना आ गया, बस मैं ठीक हूँ। उसे तसल्ली देने की खातिर वो होठों पर मौजूई मुस्कान सजा कर बोली, क्योंकि वो जानती थी कि उसे यूँ देखकर वो अच्छा खासा परेशान हो चुका है। बैठे यहाँ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म मज़ेदार चाय बनाकर लाता हूँ, मैं अपनी प्यारी बेगम के लिए। झुककर फिर इसने इसका माथा चूमा। वो कंबल हटाकर वहाँ से किचन की तरफ चल दिया तो शान से ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। शानी, फिर सोच लें मेरी जान, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप रुक जाएं, मैं साबरा को आपके पास छोड़ जाता हूँ। वो बैग गाड़ी में रखता फ़िक्रमंद अंदाज में बोला तो नफ़ी में सर हिला गई, साथ ही इसकी फ़िक्र पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बस थोड़ा सर दर्द था, मैं साथ ही चलती हूँ, मैं जोहा से भी मिल लूँगी। दिल बहुत उदास हो रहा है। वो वाकई अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, बस एक अजीब बोझलपन तबीयत पर सवार था। चले बैठें फिर गाड़ी में। वो उसके कांधे के गिर्द हसार कायम करता उसका माथा चूमकर
اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہی ان کی گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف سفر طے کر رہی تھی۔ وہ ہوٹل میں اسٹے کر رہے تھے۔ گھر کیوں نہیں جا رہے تھے یہ بات نہ ہی شانزے نے پوچھی اور نہ ہی غازان نے بتائی۔ غازان سکندر عبداللہ سکندر سے تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہوٹل کا ایڈریس سینڈ کر دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ ہوٹل کی لابی میں موجود تھا۔ لابی میں کھڑا ہوں، آ جائیں آپ، غازان سکندر کو کال کر کے نیچے آنے کا بول گیا۔ روم نمبر 32 میں آ جاؤ، انکار نہیں سنوں گا، غازان حتمی لہجے میں کہتا کال بند کر گیا۔ وہ عبداللہ کو شانزے سے ملوانا چاہتا تھا اور اسے ساری صورتحال سے بھی آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ چند منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو غازان سکندر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے روبرو آ گئے۔ غازان خود سے 2 قدم مزید آگے بڑھتا عبداللہ سکندر کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کا واحد مخلص رشتہ تھا۔ عبداللہ بھی زیادہ بے مروتی نہ دکھا سکا۔ اندر آ جاؤ، غازان کے کہنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا تو غازان پیچھے دروازہ بند کر گیا۔ وہ دونوں کمرے میں موجود صوفے کی طرف بڑھ گئے۔ بھابھی نہیں آئیں ساتھ؟ خالی کمرے میں نظر ڈال کر وہ غازان سے متفسر ہوا۔ نہیں، ساتھ ہی آئی ہیں، باتھ روم میں ہیں۔ اس کے جواب پر وہ سر ہلا گیا۔ اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھانا پڑا آپ کو؟ عبداللہ کے سوال پر غازان گہری سانس بھر گیا۔ وہ پوری طرح عبداللہ سکندر کی طرف رخ موڑ گیا اور بولنا شروع ہوا۔ وہ اسے ایک پہلو دکھاتا جا رہا تھا۔ عبداللہ لب بھینچے سب سن رہا تھا۔ جانے کیوں اپنی ماں کو بخوبی جانتے ہوئے بھی وہ ان کی اس حرکت پر بے یقین سا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ میں سوچتا تھا رائنا سکندر سے آپ کی شادی کا فیصلہ موم کا ایک حکم تھا آپ پر، لیکن میں کیسے بھول گیا کہ انسان اپنی فطرت نہیں بدلتا۔ غازان کے خاموش ہونے کے بعد وہ تکلیف سے بولا تھا۔ اس کے انداز میں تلخی بھری تھی۔ میں تھک گیا ہوں عبداللہ، بچپن سے اب تک اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹتے گھونٹتے میں اب تھکنے لگا ہوں۔ کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ کیا میرا آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ میں بھی تو انسان ہوں۔ وہ آخر کیوں نہیں سمجھتی کہ میں اب وہ چھوٹا سا غاز نہیں رہا جس پر وہ سختی کر کے ڈرا دھمکا کر اپنی جائز باتیں بھی منوا لیں گی۔ میں ایک آزاد اور پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں عبداللہ، بس اتنی سی خواہش ہے میری۔ کیا میں غلط خواہش کر رہا ہوں؟ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا تو اس کی تکلیف محسوس کرتے عبداللہ سکندر کا دل کرانے لگا۔ کتنا ترسا ہوا تھا اس کا بھائی خوشیوں کو۔ وہ بچپن سے اب تک اس کی ایک محرومی کا گواہ تھا۔ کاش غازان سکندر بھی عبداللہ سکندر کی طرح اپنی من مرضی کرنے والا ہوتا، اپنی خواہش اور خوشی پوری کرنے کے لیے ڈٹ جانے والا ہوتا۔ عبداللہ سکندر یہ بات سوچ کر رہ گیا۔ غازان سکندر اپنی ماں کے ہر حکم پر جی حضوری کرنے والا بندہ تھا۔ اس کی ماں اس کی وجہ سے تکلیف میں نہ آ جائے، لیکن بعض اوقات بہت اچھا ہونا بھی انسان کو بہت سی محرومیوں کا شکار کر دیتا ہے، جیسے غازان سکندر ہوا تھا۔ پر اب میں خوش رہنے لگا ہوں عبداللہ، میری زندگی اتنی پرسکون ہے، لگتا ہے جنت میں رہ رہا ہوں۔ جس سب کی میں نے خواہش کی تھی وہ سب مجھے ملنے لگا ہے۔ شانزے سکندر میری زندگی میں ہوا کا ایسا جھونکا بن کر داخل ہوئی ہے کہ لگتا ہے اس کے آنے سے سب تکلیفیں فرار ہو چکی ہیں، خوشیاں مجھ پر مہربان ہو چکی ہیں۔ اب کی بار وہ بولا تو آنکھوں میں دیپ جل رہے تھے، سجی خوشی کے دیپ۔ عبداللہ سکندر کے دل نے بے ساختہ یہ خواہش کی تھی کہ اس کے پیارے بھائی کی یہ خوشی ہمیشہ ہی یوں قائم رہے۔ آپ کو پتہ ہے رائنا کیا کرتی پھر رہی ہے؟ وہ بولا تو اس کے انداز میں ناگواری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ غازان تلخ ہنسی ہنس دیا۔ آج سے نہیں، 4 سال سے جانتا ہوں سب، پر اب میری آخر ہو چکی ہے، اس کا ذکر کر کے میرا موڈ مت خراب کرو۔ اس کی بات پر عبداللہ سر ہلا گیا۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا تو شانزے باہر آئی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تو سامنے ہی غازان کے ساتھ جو مرد بیٹھا تھا اسے دیکھتے وہ ٹھٹک سی گئی۔ ڈاکٹر عبداللہ آپ یہاں؟ اس کی آواز پر وہ دونوں اس طرح حیران تو عبداللہ سکندر بھی رہ گیا۔ شانزے آپ؟ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تو غازان بھی اٹھ کر شانزے کی طرف بڑھا اور اسے اپنے کاندھے سے لگا گیا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ شانی، یہ میرا بھائی ہے عبداللہ سکندر، اور عبداللہ یہ میری پیاری بیگم اور تمہاری بھابھی شانزے ہیں۔ وہ دونوں اس اتفاق پر حیران تھے۔ عبداللہ سکندر کو ایک دفعہ پھر اپنی ماں پر بے حد افسوس ہوا، جنہوں نے مجبور لوگوں کا